A very lovely good morning to all my students out there. So अभी तक हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया है और मैंने आपको मेजर पाथवेज अभी तक बताए हैं. आई होप जितना आपको अभी तक बताया गया है उसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो अभी तक मैं एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि मैंने क्या कराया था. आपको मैंने बताया था कि जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन में जाता है या एनर्जी देता है बॉडी को, तो ये 32 एटीपी देता है. और कैसे देता है? सबसे पहले ये जाता है ग्लाइकोलिसिस में, फिर एक लिंक रिएक्शन है और उसके बाद आता है हमारा टीसीए साइकिल. ठीक है. सो इन तीनों को मिलाकर टोटल नेट प्रोडक्शन कितनी होती है एटीपी की? 32. और हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसका ये फेट होगा ही होगा. फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि जैसे एक मेजर पाथवेज होते हैं, एक ऑल्टरनेटिव होते हैं. ऑल्टरनेटिव का मतलब कि वो कुछ ऑर्गन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि उनका इम्पॉर्टेंस ही उन ऑर्गन्स में है. तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वाज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट. और इसके मैंने आपको बताए थे 3 तरह की होती है. इसको हम पीपीपी भी बोलते हैं और इसको हम डेकस पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि वो इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. ठीक है. इसमें एनर्जी तो नहीं एज सच इतनी प्रोड्यूस होती है, बट क्यों होता है ये? क्योंकि ये NADPH देता है. अब जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. अब देखिए, हम डाइट में ग्लूकोज खा रहे हैं. ठीक है. तो ग्लूकोज एक तरफ तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है जिससे ये हमें एनर्जी दे रहा है. दूसरी तरफ क्या कर रहा है ग्लूकोज? एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन बनाने में, क्योंकि जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन. किसकी फॉर्मेशन? ग्लाइकोजन की. कितना सिंपल है. सिमिलरली लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन. किसका ब्रेक डाउन? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन. तो अब देखिए वही चीज़ आ गई ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है. ग्लाइकोजेनेसिस हमारा हो जाएगा एनाबॉलिक प्रोसेस क्योंकि सिंथेसिस हो रही है. ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस. तो आप देख सकते हो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हर तरफ इकट्ठा चलेगा, तभी इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जेनेसिस एंड लाइसिस से. अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें एक मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हम सारा टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे. एक मैं आपको बताऊंगी ग्लाइकोजेनिन के बारे में, कैसे ये हेल्प करता है जेनेसिस में मतलब सिंथेसिस में. फिर कैसे रेगुलेशन होती है, वही सेम चीज़ आ गई, रेगुलेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस और इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीजेस, दिस इज अ सेट ऑफ डिजीजेस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं GSDs. तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे. अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी ग्लाइकोजन स्टोर करने की? हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम ग्लूकोज को इतना काम कर रहे हैं कि इतना ग्लूकोज लेंगे और उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करेंगे? पहला सवाल ये. ठीक है. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न इसके पीछे क्या है कि हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत है तो अंदर ही अंदर हमारे यहाँ ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाएगी. और ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये बड़ी रैपिडली मेटाबोलाइज होता है, बड़ी जल्दी ये टूट जाता है. ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, वाई स्टोर ग्लाइकोजन एज अ फ्यूल रिजर्व? हम क्यों स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को ही एज अ रिजर्व? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज. फटाफट से मेटाबोलाइज होकर ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा, एनर्जी दे देगा. दूसरा,
सबसे इम्पॉर्टेंट इस कि अगर हम फैट्स देखें, क्योंकि देखो हम खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, हम एक कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, एक हम फैट्स खाते हैं, एक हम प्रोटीन्स खाते हैं। अब अगर सपोज हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं तो फैट्स को एनर्जी देनी पड़ेगी, फैट्स नहीं खा रहे हैं तो प्रोटीन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है 24 घंटे, 24/7। अब फैट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, फैट्स कभी भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक नहीं करते हैं, इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। कभी भी ऑक्सीडेशन होती है मतलब ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ऐसा कोई केस नहीं है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाएगी, चाहे ऑक्सीजन है चाहे नहीं है, वो होगी ही होगी, ठीक है। सो दूसरा क्या है, फैट्स कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड एनारोबिकली, देन फैट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि फैट्स कभी भी ग्लूकोज में ब्रेक नहीं होते हैं। और रिएक्शन क्या है, पायरुविक एसिड बनाता है स्टाइल कोएंजाइम ए, ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल। इसका मतलब ही क्या हुआ कि पायरुविक एसिड से तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, बट एसिटाइल कोएंजाइम ए से पायरुविक एसिड नहीं बनेगा। यही लिखा है कि फैट्स कैन नॉट बी ब्रोकन टू ग्लूकोज सो दे कैन नॉट मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो कहां पे बात घूम फिर के आ जाती है, ग्लाइकोजन पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फैटी एसिड्स कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बट ग्लूकोज कैन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि फैटी एसिड्स हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ग्लूकोज इजीली कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और ब्रेन हैज टू डिपेंड ऑन कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज सप्लाई, सिमिलरली आरबीसीज हैव टू डिपेंड ऑन कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज सप्लाई। सो reserve food has to be glycogen which can be synthesized when excess glycogen is there। मतलब जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो सिंथेसिस हो जाएगी, और जब आपकी ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट इज सो सिंपल, ठीक है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड, और ग्लाइकोजेनेसिस उस प्रोसेस का नाम है जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना रहा है। अब होता कहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया था लिवर, हमेशा याद रखना लिवर हमारा किचन होता है, सब कुछ बनता किचन में है, सब कुछ किचन से ही आगे जाता है, ठीक है। और दूसरा मसल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम एनर्जी, हम काम कैसे कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ मसल्स, उठाने के लिए, रखने के लिए, बोलने के लिए। तो लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजेनेसिस होता है, मतलब ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस देखें लिवर और मसल ग्लाइकोजन में, तो टोटल बॉडी ग्लाइकोजन कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो मसल में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लिवर। अगर हम पूरा बात करें, क्योंकि मसल है, हम उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम मसल्स। और अगर हम परसेंटेज बाय टिश्यू वेट करें, अगर हम टिश्यू वेट के हिसाब से देखें तो लिवर में ज़्यादा होता है, मसल में कम होता है। अगर हम एक एडल्ट इंडिविजुअल की बात करें से 70 से 72 kg, ये स्टोर कर सकता है मैक्सिमम अप टू 108 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन। इन जनरल ये एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम एक एडल्ट इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो 70 से 72 किलो का है, वो 108 ग्राम ग्लाइकोजन की स्टोर करता है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है। अगर हम टोटल बॉडी को ग्लाइकोजन कंटेंट लेंगे तो वो मसल में ज़्यादा है, और अगर हम परसेंटेज बाय टिश्यू वेट लेंगे तो वो लिवर में ज़्यादा होगा।
ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। हमेशा याद रखिए, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। आप आगे भी जितने सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ जेनेसिस लिखा होगा उसका मतलब होगा ही फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। हम इसको डाइसेक्ट कर सकते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ दिस। फिर अगर हम कहें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो जहां पे लाइसिस शब्द आता है, लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। अब ऑब्वियसली सिंपल सा कंसेप्ट है, जिससे वो बना है वो उसी में तो ब्रेक होगा। ग्लाइकोजन बना किससे? प्रिकर्सर क्या है ग्लाइकोजन का? ग्लूकोज है। तो जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो ये ग्लूकोज ही बनाएगा। और फिर एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। ये होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ये एक तरह से आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिजेंबल करता है। ये हमने अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे अपने। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन बट नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। नॉन माने एक्सेप्ट ग्लूकोज। तो एक्सेप्ट ग्लूकोज हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे पास फैट्स हैं, राइट। सो ये कुछ 3 डेफिनेशंस है इससे मिलती जुलती। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस एक तो ये है एनाबॉलिक प्रोसेस। मतलब सिंथेसिस है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रिकर्सर क्या है इसका? प्रिकर्सर है इसका ग्लूकोज। होता कहाँ पे है ये? होता है ये लिवर में और मसल में। अब देखिए, अगर हमें इसे स्टेप वाइज डिफाइन करना है तो सबसे पहला स्टेप अंडरस्टूड है। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट स्टेप होगा इसमें फॉस्फोराइलेशन, माने ग्लूकोज में फॉस्फोराइलेशन होगी। क्यों? क्योंकि फिर से वही रीज़न है, ग्लूकोज आपका सॉल्युबल होता है वाटर में। तो अगर ये वापस सर्कुलेशन में चला गया तो उससे क्या हो जाएगा? द एंटायर ऑस्मोलैलिटी, मतलब सब कुछ उसका बिगड़ जाएगा, हमारा बॉडी का सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पहले बढ़ जाएगी, वो मेटाबोलाइज हो ही नहीं सकेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, वही स्टेप होता है, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। अब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो ये क्या करेगा? सेकेंड स्टेप इसमें हमारा होता है एक्टिवेट करना ग्लूकोज को। देखो कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम लोग ही अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम सोकर उठेंगे और एकदम ही भाग लेंगे। नो, वी हैव टू एक्टिवेट आवरसेल्व्स। एक्टिवेट माने हम उठेंगे, ब्रश करेंगे, चेंज करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे। तो एक्टिवेशन माने उसको उस तरफ जाने के लिए मोल्ड करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? ये हमेशा होती है C1 मतलब कार्बन 1 पे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। सिंपल रिएक्शन है, छठे पोजीशन से फॉस्फेट मूव करके आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। और यहां पे सिंपल क्या है? शिफ्टिंग है। तो हम इसको बोल सकते हैं एंजाइम को फॉस्फो ग्लूको म्यूटेस।
और हमारे पास आ गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये एक्टिवेट होगा और एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए एनर्जी। और यहाँ एनर्जी कहाँ से मिलेगी? यह एनर्जी हमें मिलेगी यूटीपी से। यूटीपी है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा? इसको एक्टिवेट कर देगा, एनर्जी दे देगा और हमारे पास बन जाएगा यूडीपी ग्लूकोज। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड ग्लूकोज। हमेशा याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस में प्रिकर्सर इज ग्लूकोज which undergoes reactions to form a activated glucose which is known as UDP glucose, जिसका मतलब है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। अब जब यूडीपी ग्लूकोज आ गया फिर इसमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखें ये है स्टेप, सिंपल, ग्लूकोज बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यही बताया आपको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और हमारे पास आ गया यूडीपी ग्लूकोज। इसका मतलब ये क्या है? ये अब आपका एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट का मतलब क्या हुआ कि अब ये आगे जाने के लायक बन गया है। ठीक है, और यही चीज यहां पे है, आप देखिए, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, ये सबसे पहला स्टेप होता है। एक बार ये एक्टिवेट हो गया आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या क्या इसमें होता है? जैसे ये ग्लाइकोजेनिन आता है, एंजाइम आता है और ट्रांसफर होता है, या ब्रांचिंग एंजाइम आता है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया। यूडीपी ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब जब ये यूडीपी बन जाता है उसके बाद अब देखो हो क्या रहा है। अगर हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ही देखें, ग्लाइकोजन में दो तरह की लिंकेज है। एक है अल्फा 1,4 जिसको हम बोलते हैं लीनियर अल्फा 1,4, और दूसरी लिंकेज क्या है जहां पे ब्रांचिंग होगी ऐसे, जिसको हम बोलेंगे अल्फा 1,6। तभी तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बना, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 करके। अब दिक्कत इसमें क्या आती है कि हर बार तो हम एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का नहीं एक्टिवेट करेंगे ना, कि एक मॉलिक्यूल आया फिर यूडीपी बना, फिर एक मॉलिक्यूल आया फिर यूडीपी बना, तो आधा टाइम तो बॉडी का इसी में वेस्ट हो जाएगा। ग्लूकोज आ रहा है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर ग्लूकोज आ रहा है फिर उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि एक ना प्राइमर्स प्रेजेंट होते हैं। इन प्राइमर्स का क्या फंक्शन है? ये एक्टिवेट करते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं, एक तरह से ट्रिगर की तरह एक्ट करते हैं। तो हम प्राइमर को कैसे डिफाइन करेंगे? इस प्राइमर के पास ऑलरेडी ही इतने सारे ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं कि हमारी बॉडी जो टाइम वेस्ट करती एक एक ग्लूकोज को एक्टिवेट करने में, हमारे पास ऑलरेडी एक्टिवेटेड ग्लूकोज खूब सारे पड़े हुए हैं। तो हम प्राइमर को क्या कहते हैं? इट कैन बी 40 to 50 ग्लूकोज रेजिड्यूज लॉन्ग। और इट कैन बी 10 to 20 डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना बड़ा ग्लाइकोजन चाहिए। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ, प्राइमर क्या होगा? जो इनिशिएट करेगा फटाफट से, जिससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें हम फटाफट से ग्लाइकोजन बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्राइमर होता है ये सिंथेसाइज होता है ऑन द बैकबोन ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो फिर से कैसे आप याद रखोगे इसको। ग्लाइकोजेनेसिस मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजेनिन, जेनिन आपका प्राइमर है। प्राइमर किसके लिए? ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने के लिए।
और हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट विल हैव ऑलरेडी सम ऑफ द ग्लूकोज रेजिड्यूज कैरीड विद दैट। और ये देखो आप, यू कैन सी, ये है आपका प्राइमर। ठीक है, अब देखो हमारे पास तो सिर्फ एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल था ना। अब जैसे ही ये आया हमारी चेन बढ़नी शुरू हो गई, आप देख सकते हो। तो बॉडी को जिस चीज को बनाने के लिए से 1-2 घंटे लगने थे, इस प्राइमर ने कितना इजी कर दिया। क्लियर है? ठीक है, सो यू कैन से कि ग्लाइकोजेनिन, यहां पे फिर से मैं लिखूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेनिन एक ऐसा प्राइमर है जो फटाफट से ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है, और इसमें ऑलरेडी इतने ग्लूकोज रेजिड्यूज होंगे जो वो उसको बढ़ा देगा। देखो यहां पे लिखा है ना 1313। दिस इज हाउ इट गोज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, इसका एंजाइम। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन सिंथेस। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेस, देखो आधी से ज़्यादा चीज़ें, एंजाइम्स एक ऐसी चीज़ है जैसे आपको जब अगर अंग्रेज़ी बोलनी है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए। तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है अच्छे से तो आपको एंजाइम्स पता होने चाहिए। और ये एंजाइम्स मैंने बहुत ही डिटेल में अपने वीडियो में डिस्कस करे हैं। बेसिकली जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, अगर आप अपना एक केमिस्ट्री का बेसिस लेकर चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में होता है, बायो कैटलिस्ट एंजाइम जो बायोकेमिस्ट्री में होता है। सो बेसिकली ये सारा ही एंजाइम्स का खेल है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया क्योंकि हमारी बॉडी में हो रहा है, हमें रेगुलेट करना ज़रूरी है। अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बन जाएगी या कोई चीज़ बनेगी ही नहीं। ठीक है, सो रेगुलेशन के लिए एंजाइम्स सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। और एंजाइम्स में एक होते हैं, वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें, एक हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम, और एक होते हैं रेट कमिटेड एंजाइम। हम लोग किचन में जब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो नमक एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है ना, ज़्यादा डालेंगे तो भी खराब, कम डालेंगे तो भी खराब, तो एक लिमिट तक डालते हैं। सेम यहाँ पे होता है, एंजाइम कभी भी ऐड करता है वो तो एक लिमिट में ऐड करता है। जब उसकी सिंथेसिस किसी भी चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी तो ये इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे एंजाइम को कि अब ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम तक वो रुक जाएगा। जब फिर से ख़त्म हो जाएगा फिर एंजाइम को इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन सिंथेस, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही बना रहा है ना ग्लाइकोजन को। ठीक है, तो ये सिंथेसिस करके हमारे पास α1,4 बना देगा। अब मैंने आपको भी पुरानी स्लाइड में बताया कि ग्लाइकोजन में तो 2 लिंकेज है, एक तो α1,4 है, साथ में उसमें α1,6 भी है। अब ये α1,6 कहाँ से आएगा? ब्रांचिंग एंजाइम से। देखो सब कुछ कितना सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेशन इज देयर। बस एक चीज़ याद रखो, हमारे को प्रिकर्सर पता होना चाहिए। हमें पता है ग्लूकोज प्रिकर्सर है, सेल के अंदर एंटर हुआ फटाफट से फॉस्फोराइलेट हो जाएगा क्योंकि वापस ना जा सके। फॉस्फोराइलेशन के बाद अब हमें उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यूटीपी एनर्जी देगा, यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन का मटेरियल सेट है। ठीक है, रॉ मटेरियल सेट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक प्राइमर है जो क्या करेगा, फटाफट से प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही उसने प्रोसेस को स्टार्ट किया हमारे पास एक अनब्रांच्ड ग्लाइकोजन बन गया जिसमें α1,4 लिंकेज है। अब देखो ब्रांचिंग एंजाइम है तो ब्रांचिंग एंजाइम क्या होगा, एंजाइम तो ब्रांचिंग ही होगा, जिसको हम बोल देंगे और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। ट्रांसफर कर रहा है ये
कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है? ऐसे ऐसे है मॉलिक्यूल, इसको वो ऐसे करके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट दिस लिंकेज ऑल्सो। ग्लाइकोजन तो तभी पूरा बनेगा जब उसके पास दोनों लिंकेज होगी, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। ठीक है। सो ये क्या करेगा? ये फटाफट से उठा के इसको ऐसे ला के रख देगा और हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा एंटायर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये होती है ग्लाइकोजेनेसिस। तो अगर इसको मुझे और भी सिंपल शब्दों में कहना है तो इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ। सबसे पहले आया आपका यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं C1 एक्टिवेटेड, राइट। इसके बाद आ गया आपका ग्लाइकोजेनिन, फिर आ गया आपका ग्लाइकोजन सिंथेस। जब ये भी आ गया उसके बाद आ गया आपका ब्रांचिंग एंजाइम। तो हमारे पास आया क्या? हमारे पास आ गया ग्लाइकोजन और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो यहाँ पे पिक्चर है तो क्लियर है। अगर ग्लाइकोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि देखो हमेशा याद रखो सब कुछ प्री डिफाइंड है। एक हमेशा याद रखना हमारी बॉडी में टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। होम्यो मतलब एक पर्टिकुलर हर चीज़ का कंसंट्रेशन है, ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल इंडिविजुअल में। ठीक है, वो ज़्यादा हो गया कम हो गया तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू सो मेनी डिजीजेस। सो इसीलिए कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है वो अपनी ही सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है। तो ग्लाइकोजन, increased concentration of glycogen will inhibit its own synthesis। ठीक है, मतलब अगर कंसंट्रेशन ग्लाइकोजन का बढ़ना शुरू हो गया तो वो एंजाइम को जाकर एक तरह से मैसेज पहुंचा देगा कि मेरी अब सिंथेसिस की जरूरत नहीं है, तो रुक जाओ, एंड द एंजाइम विल स्टॉप। फिर एंजाइम सबको अपने पीछे बोल देगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एंड इट विल बी स्टॉप्ड। और यही चीज आपको अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करनी है, क्योंकि मैंने बताया ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है आपका वेल फेड स्टेट में। मोर ग्लूकोज मोर ग्लाइकोजन। जब हम कुछ नहीं खाएंगे, जब हम स्टारवेशन में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस नहीं होगा। हमेशा याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस अकरिंग इन द एनाबॉलिक phase, means when the concentration of glucose is more, it is converted or it is stored in the form of glycogen। और क्यों स्टोर हो रहा है? क्योंकि ये easily मेटाबोलाइज होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपकी ग्लाइकोजेनेसिस।